हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि बी फार्मा के लिए आप इफेक्टिव नोट्स कैसे बना सकते हो, या फिर आप एग्जाम में अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो उसको इफेक्टिवली आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, कैसे लिख सकते हो। आज इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बताते हैं कि इफेक्टिवली आप कैसे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इफेक्टिवली आप अपना क्वेश्चन का आंसर जब आप लिख रहे हैं एग्जाम में, तो वो इफेक्टिवली आप कैसे लिख सकते हो। अगर हम बात करें कि हमको नोट्स कैसे बनाने हैं, तो नोट्स जो होते हैं वो सेल्फ स्टडी के लिए होते हैं। हमको वो किसी को ऐसा तो है नहीं कि 12th की तरह हमको नोट्स चेक कराने हैं। तो अब हम अपनी सुविधा के अनुसार, यानी कि हमको जैसी चीज़ें समझ में आती हैं हमको वैसे नोट्स बनाने, ताकि अगर हम रिवाइज करें ड्यूरिंग द एग्जाम तो हमको इजीली समझ में आए। तो ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप खुद से नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप एक बार अगर फैकल्टी आपको कोई पढ़ा रही है तो उनके नोट्स अगर आप लिख रहे हैं, प्लस आप ऐड कर रहे हैं और अदर बुक से भी जो आपको बुक समझ में आ रही है, जिनकी लैंग्वेज समझ में आ रही है, और अगर आपको कोई स्पेलिंग्स में मिस्टेक है तो आप स्पेलिंग भी एक बार चेक करके नेट से वो लिख रहे हैं ठीक करके। इवन अगर आप कोई वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका सिनोनिम देखकर, या फिर आपको मीनिंग कोई वर्ड है उसका स्पेलिंग आपको ठीक से याद नहीं हो रहा है तो आप उसका सिनोनिम देखकर भी वहाँ पे सिनोनिम लिख सकते हैं। उसको अपनी मदर टंग में भी लिख सकते हैं कि इसका मीनिंग होता क्या है। और जब क्लास में समझाया जाती हैं चीज़ें, तो बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं कि जो टीचर लिखवा के ना सिर्फ आपको समझाते हैं, ओरली आपको बताते हैं। तो जब आप नोट्स लिख रहे हैं तो वो आप एक कोने में अपनी नोटबुक के कॉर्नर पे भी आप लिख सकते हैं कि इस मीनिंग का, या इस वर्ड का, या इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग ये होता है। तो नोट्स जो है हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं, आपको कैसे समझ में आता है, लेकिन उसमें आप कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे कि डायग्राम, अगर आप ये सोचें कि डायग्राम हम जब एग्जाम होगा तभी हम ड्रॉ कर देंगे कॉपी में, तो ऐसा नहीं हो पाता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप अपने नोट्स में नहीं डायग्राम बनाएंगे और उनको समझेंगे नहीं, तब तक आप वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम वहीं पे एग्जाम सेंटर पे, या एग्जाम जब आप दे रहे हैं फाइनल सेमेस्टर के तभी आप ड्रॉ करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट भी इससे आपका सुधरेगा जब आप नोट्स उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे कि जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इवन जब फैकल्टी पढ़ाती हैं, जब टीचर पढ़ाते हैं क्लास में, तो वो ये भी बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, तो आप वो क्वेश्चंस भी लिख सकते हो। तो आप कोशिश करो कि जो चीज़ें आपको ऐसे याद नहीं रहेंगी, जैसे टीचर ने आपको कुछ चीज़ें बताई, तो वो आप, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये चीज़ें आप मुझे याद नहीं रहेंगे, तो आप उनको लिख लीजिए कॉर्नर पे, आप उस पेज के कॉर्नर पे लिख लीजिए। और आप जब भी नोट्स लिख रहे हैं तो उस पे डेट भी मेंशन कीजिएगा कि इस डेट के नोट्स हैं, ताकि अगर कुछ मिस भी होता है नोट्स, या फिर आपका कोई वहाँ से नोट्स वगैरह मिस होता है, तो आपको मालूम रहे, आपको कंटिन्यूसली आप देख पाएँ कि हाँ मैंने इस डेट में इतना नोट्स लिखा है। या फिर अगर आप एब्सेंट भी होते हैं तो आपको मालूम रहे कि हमको इस डेट के नोट्स जो हैं किसी और से हमको लेने हैं, और फिर उनको ऐड ऑन करके हमको फिर से उसमें चीज़ें ऐड करके लिखनी है, समझनी है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए टाइम तो देना पड़ेगा पड़ेगा पढ़ाई के लिए, आपको समझना होगा चीज़ें, अभी आपको पैटर्न समझना होगा, आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे। लेकिन जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, और नोट्स भी आप अपनी समझ से बनाएंगे, तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, रह जाएंगी एग्ज़ाम टाइम तक, और आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे। तो नोट्स का बेसिकली कोई भी ट्रिक नहीं होती है। मैं आपको ये बताऊं कि आप ऐसे बनाइए, या मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने बनाए थे आप वैसे बनाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें याद ध्यान में रखिए जैसा मैं आपको बता रही हूँ। और उसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो पेपर है, जो नोटबुक है, वो आप अच्छी इस्तेमाल कीजिए। आप रफ पेपर इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रफ लिखते हो तो उस पर आप रफ ही लिखोगे। यानी कि अगर रफ पेपर है तो आप उस पर रफ हैंड राइटिंग ही लिखोगे, जिससे आपकी हैंड राइटिंग भी खराब हो जाएगी। तो अगर आप अच्छा पेपर का नोटबुक इस्तेमाल करते हो तो आप अच्छा ही उस पर लिखोगे। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हाँ आप थोड़ा फिर रफ जो पेपर होता है उस पर रफली ही लिखते हैं। ठीक से आप लिखोगे तो आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव होगी, आप मीनिंग भी लिखोगे चीज़ों को, तो आपको जब आप रिवाइज करोगे तो आपको समझ में भी आएगा। और
जब आप कोई एक्सप्लेन कर रहा है टीचर, उसकी भी अगर डेफिनेशन, आप किसी टर्म की डेफिनेशन लिखोगे तो आपको वो चीज़ें जो क्लास में पढ़ाई गई थी वो भी आपको रिवाइज हो जाएंगी। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसे क्लासिफिकेशन में कई सारी चीज़ें हैं, कई या फिर किसी भी डाइजेस्टिव सिस्टम का मान के चलिए ऑर्गन्स आप पढ़ रहे हैं, तो अब अपने अकॉर्डिंग उसके कुछ शॉर्ट टर्म्स बना सकते हैं। यानी कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में कई सारे ऑर्गन्स हैं तो उनका फर्स्ट फर्स्ट वर्ड लेके आप टर्म्स बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और उसमें यह है कि अगर आपको स्पेलिंग्स में दिक्कत है, आपको चीज़ें याद नहीं हो रही हैं, तो आप लिख लिख के भी चीज़ें याद कीजिए, तो वो इजी रहेगा। बहुत सारे कमेंट्स ये भी आए थे कि हमें इंग्लिश की प्रॉब्लम, यानी कि हम यूपी बोर्ड से हैं या किसी और बोर्ड से हैं तो हमको इंग्लिश याद नहीं हो रही है। तो इसमें बेसिक ये है कि आपको थोड़ा टाइम देना होगा पढ़ाई के लिए। आप अपने नोट्स बनाइए, पहले प्रिपेयर कीजिए, फिर उनको जब आप रिवाइज कर रहे हैं या याद कर रहे हैं तो आप एक नोटबुक और पास में रखिए, पेन से लिख लिख के आप जब उनको याद करेंगे तो आपको ज़रूर वो चीज़ें याद हो जाएंगी। और जब आपको कोई एक क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आप फिर इजीली एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ, हम इसने ये कर लिया तो हम इस वाले क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे। तो आप पढ़ाई को टाइम दीजिए, आप याद कर लेंगे और अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। और नोट्स किसी से अगर आप कॉपी कर रहे हैं, यानी पहले तो मैं चाहूँगी आप अपने प्रिपेयर करें, लेकिन आप फिर भी अगर कॉपी कर रहे हैं किसी भी क्लासमेट के नोट्स से अपने नोट्स, और आपको समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आप जब लिख रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो कॉपी मत कीजिएगा, अपने ही नोट्स बनाइएगा। आप लाइब्रेरी में बैठिए, टाइम दीजिए, 2-3 बुक्स आप इशू कराइए, टीचर से कंसल्ट कीजिए, या आपको जहाँ से भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, इवन आपको 12th के एनसीईआरटी से समझ में आ रही है या किसी यूट्यूब की किसी वीडियो से समझ में आ रही हैं, तो वो आप चीज़ें ऐड ऑन कीजिए अपने नोट्स में। और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको वही पर्टिकुलर बुक जो टीचर ने आपको बताई है या किसी और स्टूडेंट ने आपको बताई है वही आपको पढ़नी है। हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं, कोई भी टीचर सजेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर आपको उसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है तो कोई ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको उसी बुक से पढ़ना है। आप लाइब्रेरी जाइए, आप और बुक्स देखिए, आप पढ़िए उनकी भाषा को, फिर आप नोट्स बनाइए। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को करके नोट्स बनाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको ये चीज़ें आसान हो जाएंगी याद करने के लिए। तो आप अपना टाइम दीजिए, अपना मेहनत से उसमें पढ़ाई कीजिए, आप श्योरली अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे और अच्छे से पास हो जाएंगे। वही बात अगर हम करें नोट्स के अलावा एग्ज़ाम में जो आपको क्वेश्चंस का आंसर करना है, उसमें आप कैसे लिख सकते हैं ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी। बेसिकली 3 आवर्स का एग्ज़ाम होता है, 3 घंटे हमको मिलते हैं एक यूट्यूब के एग्ज़ाम के बारे में बात करें, जो एक से एफिलेटेड कॉलेज है उनके स्टूडेंट जब एग्ज़ाम देते हैं तो 3 आवर्स उनको मिलते हैं पेपर लिखने के लिए। तो सबसे पहले तो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में स्पेशली ऐसा होता है कि पहले के जो 1.5 आवर होता है वो 1 या 2 क्वेश्चन में ही निकल जाता है, बिकॉज ऑल स्टूडेंट जो हैं वो ट्राई करते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करें, या फिर हम सभी बेसिकली हमको बताया यही जाता है कि जो अच्छा क्वेश्चन आता है जिसका आंसर हमको अच्छे से आता है, सबसे पहले हम वो वाला क्वेश्चन करें। तो हम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखते हैं, बहुत ठीक से लिखते हैं, तो उसमें 1.5 आवर लगभग चला जाता है और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज बच जाते हैं। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट आप कर लें कि इतने टाइम हमको इस क्वेश्चन को देना है या इतने पेजेस में हमको ये एक्सप्लेन कर देना है, वो समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप शुरुआत यानी जो पेज है उसके शुरू से लेकर उसके आखिर तक अगर आप ऐसे ही कंटिन्यूस लिखते चले जाएंगे विदाउट गिविंग एनी गैप, विदाउट एनी पॉइंट, मतलब आप पॉइंट में नहीं लिख रहे हैं, आप फ्लो चार्ट में नहीं लिख रहे हैं, तो वो दिखने में अच्छा नहीं लगता है। बीइंग एन एग्जामिनर जब हम कॉपी चेक करते हैं या हम किसी स्टूडेंट का कॉपी देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि कॉपी थोड़ा हटके हो। यानी कि अगर सभी लोग एज ए थ्योरी उसको लिख रहे हैं तो कुछ अगर उसमें से थ्योरी को भी एक ठीक से पैराग्राफ में पॉइंट्स में एरो, आप साइड में एरो लगा के आप स्टार्ट कीजिए, या फ्लो चार्ट में, यानी कि अगर कोई प्रोसेस है तो उसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो आप ऊपर लिखिए, फिर नीचे की ओर एरो लगाइए, फिर दूसरा पॉइंट लिखिए। इस तरह से आप लिखते हैं तो वो अच्छा लगता है और इजी लगता है
पढ़ने में भी और देखने में भी और एग्ज़ाम में उसको पढ़ता भी है। लेकिन आप अगर शुरुआत से आखिर तक स्टार्ट कर रहे हैं तो पढ़ते हैं एग्ज़ामिनर, लेकिन इतना नहीं आप कह सकते हो। आप वो खुद ही डिफरेंस आप फील कर सकते हो कि एक तरफ आप फ्लो चार्ट में है, दूसरी तरफ आप थ्योरी तरीके से लिख रहे हैं, तो इतना नहीं है, स्पेशली इन द केस जब राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती है उस केस में। और सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि स्पेशली फॉर द बॉयज़, कि अगर कोई हमसे वर्ड गलत हो गया है, सपोज दैट अगर हमको वाटर की स्पेलिंग गलत हो गई है, तो डोंट ट्राई टू मेक अ ड्राइंग। यानी कि अगर आप उस वर्ड को ऐसे पहले आप रेक्टेंगल उस पर बनाते हैं, फिर उसमें पेन से फिल करते हैं कलर, तो ऐसे मत कीजिए। एक सिंगल लाइन से उसको कट कीजिए और आगे लिखना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज वो आप अगर उस पर ज़्यादा बार पेन चलाएंगे उस वर्ड पे जो गलत हो गया है, तो वो हाईलाइट हो जाता है और वो बहुत अलग से दिखता है कि हाँ ये यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, वो बहुत अच्छा भी नहीं लगता है। तो नाउ यू आर इन ए प्रोफेशनल कोर्स, तो आप सिंगल लाइन से उसको कट कीजिए और आगे आप लिखना स्टार्ट कीजिए। Third, in the case of classification, when you are going to explain a classification, when you are going to attempt a question जिसमें आपको क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए क्लासिफिकेशन को ठीक से लिखें। यानी कि मैंने भी आपको फार्मास्यूटिक फर्स्ट में डोजेस फॉर्म का क्लासिफिकेशन जिस तरह से लिखवाया है, उस तरीके से आप थोड़ा ट्राई कीजिए लिखने का। पहले सभी जो पॉइंट्स हैं उनको आप एक बार लिख दीजिए, फिर एक एक पॉइंट को दोबारा से लिख के एज ए हेडिंग उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। लेकिन ये आप जरूर देख लें कि अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का है, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें। सिर्फ अगर उनके आप नाम भी दे देंगे तो भी इनफ है। लेकिन 8 मार्क्स का है तो उसके अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन भी कीजिए। नाउ हियर आई वांट टू एक्सप्लेन अ थर्ड पॉइंट। तो इसमें यह है कि अगर आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम अगर आप लिखते हो, यानी कि अगर अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम, तो अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम भी वहाँ मेंशन करते हो, तो वो इजी रहेगा, मतलब दिखने में भी ठीक रहेगा और एक्सप्लेन करने के लिए भी। और आप अपना क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लिख सकते हो, अच्छा वो दिखेगा और अच्छे मार्क्स भी आप स्कोर करोगे। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, गर्ल्स स्पेशली ये करती हैं कि वो कई तरह के पेन जो होते हैं, यानी कि कई कलर के रेड ब्लू ये सब पेन इस्तेमाल करती हैं। तो पहले तो आई थिंक कि ट्यूब में अलाउड ही नहीं है ब्लू ब्लैक एंड आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो आप ना करें। तो आप दो ही इंक से वो लिखिए, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लैक फॉर द हेडिंग एंड ब्लू इज फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो आप इस तरीके से लिखिए और जहाँ नीडेड हो, जहाँ आपको लगे और आपको आता है वो डायग्राम ठीक से, तो आप डायग्राम भी जरूर मेंशन कीजिए। इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत डायग्राम में ड्रॉ करती थी व्हेन मैं आंसर करती थी कोई भी क्वेश्चन का। तो आप डायग्राम बना सकते हो, सॉरी ड्रॉ कर सकते हो। तो आप इस तरीके से। नंबर फिफ्थ है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जो कॉपी होती है जो एग्जाम में हमको मिलती है आंसर लिखने के लिए, कि वो फिल हो जाए। यानी कि आप सभी जर्नली अपने मार्क्स की काउंटिंग एज पर पेजेस करते हैं, यानी कि हमारे इतने पेजेस हमने लिख दिए हैं तो हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप ब्रीफ में भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, कम शब्दों में भी आप बहुत अच्छी चीज़ें लिख सकते हो, उसमें ठीक से क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पेजेस भरने से ही आपके नंबर अच्छे आएंगे, ये मिस्टेक सभी करते हैं। हमने भी हम भी पेजेस को गिन के ही मार्क्स काउंट करते थे, तो ऐसा नहीं है। तो आप पहले ये देखिए कि अगर 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है और उसमें हमको डाइजेस्टिव सिस्टम के हमको पार्ट्स पूछे गए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स पूछे गए हैं, तो आप उसको लिख सकते हैं। और या फिर आपने एक अगर डायग्राम वहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, तो आप बस उनके बारे में एक एक लाइन लिख के भी आप छोड़ सकते हैं, उसमें वो इनफ है 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। टाइम मैनेजमेंट और ये देखना कि इतने मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना इतना लिखना काफ़ी है, ये बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं तो कोशिश करें कि इतना ज़्यादा गैप मेंशन ना करें, वहाँ पे इतना ज़्यादा गैप ना दें कि बहुत ही अजीब सा वो कॉपी लगे, यानी कि बहुत खाली खाली सा वो कॉपी लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक से आप लिखें, ऐसा नहीं है कि पेजेस ऑक्यूपाई करने के चक्कर में आप पे कॉपी को खाली ही छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। और इसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि सभी एक्चुअली पेरेंट्स ही शुरुआत से बताते हैं कि जो क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से आ रहा हो पहले उसको लिखो, लेकिन
अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो सबसे पहले ज़रूरी है, मान के चलिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, उसमें कुछ सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इन सभी सिस्टम्स का या सभी यूनिट्स का जो टॉपिक्स है उनका बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है और आपको नहीं मालूम है लेकिन आपको वो अटेम्प्ट करना ही करना है, तो अगर आपको बेसिक आता होगा तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है इवन आप ये लिख पाएंगे कि ये पार्ट है, लंग्स जो पार्ट है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो आप उससे मिलता जुलता आप कोई आंसर आप लिख पाएंगे, उससे मिलते जुलते आप पॉइंट्स वहाँ पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। आपको सभी यूनिट्स जो हैं, जो 5 यूनिट हैं हर एक सब्जेक्ट में, उनके जो बेसिक हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। उनका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, या उनमें कितने ऑर्गन्स होते हैं। इन द केस ऑफ आईपीसी तो जो कैटेगरीज है, कैथार्टिक्स है, एक्सपेक्टोरेंट है, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इनके कुछ एग्जाम्पल्स आने चाहिए। और इसको सबसे आईपीसी के केस में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केस में, जो आपका सिलेबस है, जो आप सिलेबस में लिखे हुए हैं, तो कैथार्टिक्स में भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, तो अगर आप उस सिलेबस को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमको दो चीज़ों में डिफरेंस लिखने के लिए आ रहा है, यानी कि हमको डिफरेंस लिखना है कि कोई किन्हीं दो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में या टॉपिक्स में क्या डिफरेंस है या ऑर्गन्स में क्या डिफरेंस है, तो उसको डिफरेंस की फॉर्म में ही लिखिए, यानी कि टेबल बना के जो सीरियल नंबर होता है। और फिर मान के चलिए अगर हमको लंग्स में और हमको फूड पाइप में या जीआईटी में डिफरेंस लिखने के लिए आ रहा है, तो सीरियल नंबर, लंग्स एंड जीआईटी, वो टेबल आप बना लीजिए, तब आप पॉइंट वाइज लिखिए, तो वो कम आप शब्दों में ठीक से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब नेक्स्ट, अगर हम, ये तो चीज़ें हो गई जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, हालांकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है, लेकिन फिर भी आप ये चीज़ें रिवाइज करेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो आपको प्रैक्टिस में भी रहेगा और आप यही लिख भी पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैंने आपको बताया कि नोट्स के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है ये मैंने आपको बताया। हालांकि अभी एग्ज़ाम में टाइम है, लेकिन फिर भी अगर मुझे और भी चीज़ें याद आएंगी तो मैं आपको जब पढ़ाती हूँ, जब और वीडियो अपलोड करती हूँ, मैं उसमें भी आपको बता दूंगी। सो उम्मीद है आपको ये चीज़ें काम आए, आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।